हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अगर आप संगीत के विद्यार्थी हैं और संगीत में कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरेस्टेड हैं, प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यह सब जो है प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में जो है टैली कर जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग को पढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इस सेशन में मैंने शामिल किया है। यह सब प्रश्न आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग का जो है स्टेट का पेपर 1 तो हो चुका है ऑलरेडी। अब आप लोग की बारी है पेपर 2 और बीपीएससी की। तो इन सबों में जो है ये सब खास करके तो बहुत अच्छा होगा अगर आप एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट केवीएस की, तो आज यहाँ पे जो है प्रश्न बहुत खास रहने वाला है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम पहले नंबर प्रश्न से। लेकिन दोस्तों उससे पहले तो आपसे कहना चाहेंगे प्यार से, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, पुराने हैं, तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे हर दिन आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो नए नए प्रश्न और कुछ अच्छे अभ्यास के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो प्रश्न हमारा पहला है, सिद्धेश्वरी देवी किस सांगीतिक विधा की कलाकार हैं? यहाँ पे सांगीतिक होगा क्योंकि संगीत से जुड़े हैं ना, या सांकेतिक नहीं होगा क्योंकि सैम्बोलिक तो हमें नहीं चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुआ है, कोई बात नहीं। तो देखना है सिद्धेश्वरी देवी किस सांगीतिक विधा की कलाकार हैं, तो वो कलाकार हैं किसकी? ठुमरी की, ठीक है? सिद्धेश्वरी देवी का संबंध अगर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? ठुमरी से। अगला प्रश्न है, संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो संगीत अगर पारिजात की हम बात करें तो पारिजात के लेखक जो हो जाते हैं वो कौन? अहोबल जी ने संगीत पारिजात लिखा है, ठीक है? और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोचन। लोचन जी की कौन सी पुस्तक है? वेंकटमुखी की कौन सी पुस्तक है? और नारद की कौन सी पुस्तक है? सारा जो है पुस्तक के बारे में मैंने करवा दिया था, ग्रंथ और आपके उनके लेखक जो हैं सारा मैंने करवा दिया था, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। जैसे चलिए बता ही देता हूँ, नारद जो है आपके नारदीय शिक्षा, ठीक है, ये उसके रचना किए थे। और वेंकटमुखी की अगर हम बात कर ले तो वो कौन से वेंकटमुखी, जिसमें कि आपके 72 मेल देखने के लिए मिलते हैं, तो वो जो ग्रंथ है 72 मेल वाला वो कौन सा है? चलिए फटाफट वीडियो को रोकिए और कमेंट कीजिए फटाफट। तो दोस्तों वो है चतुर्दंडी प्रकाशिका, ठीक है? चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है, उपज उपज अंग किसे इंगित करता है? यानी कि इंगित कहने का मतलब उपज जो एक अंग है संगीत में वो किसको दर्शाता है? तो वो दर्शाता है दोस्तों लयकारी को। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, किसको दर्शाता है? लयकारी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हीराबाई बड़ौदकर किस घराने का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो हीराबाई बड़ौदकर की अगर हम बात कर ले, घराने की हम बात कर ले, तो ये घराना हो जाएगा इनका कौन सा? किराना घराना। और किराने घराने के संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम खां, ठीक है? अब्दुल करीम खां जो है वो किराने घराने के संस्थापक हैं और हीराबाई बड़ौदकर किराना घराना से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में धार्मिक गीतों की रचना कौन सी है? वीवीआई इसको लगा लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। तो यहाँ पे अब बताना है कि पाश्चात्य संगीत में धार्मिक गीतों की रचना कौन सी है? तो ये जो गीत हो जाएंगे आपके प्लेन सॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है? इसमें कुछ नहीं, बस ये प्लेन सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, शायद ये मेरे ख्याल से ये स्टेट के पेपर 1 में पूछा जा चुका है, अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम हुई है। अगला प्रश्न है, रति का संबंध किससे है? रति का संबंध किससे है? यहाँ पे किस, तो यहाँ पे लगा लेना आगे से, किससे है? तो दोस्तों रति का मतलब क्या होता है? रति का संबंध जो होता है, रति वो क्या होता है? वो श्रृंगार रस से उसका संबंध होता है, ठीक है? रति का संबंध अगर पूछे तो बताना है जवाब श्रृंगार। चलिए अगला प्रश्न है, ग्वालियर में ध्रुपद कला केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये आपके बीपीएससी की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग को देखना है, याद कीजिए इस चीज़ को, ग्वालियर में ध्रुपद कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके स्थित हो जाएंगे कहाँ पे? हद्दू हस्सू सभागार में। हद्दू हस्सू सभागार कहाँ है? अगर ऐसा प्रश्न बने तो आपको कहाँ है बताना है, वो बताना है ग्वालियर में, ठीक है? हद्दू हस्सू सभागार कहाँ है? ग्वालियर में। और ग्वालियर में ध्रुपद कला केंद्र कहाँ है? तो वो है आपके हद्दू हस्सू सभागार में, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, संगीत केवल गुरु शिष्य परंपरा या कक्षा की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। यह कथन बताना है दोस्तों कि यह कथन कैसा है, सही है या फिर गलत है, यह आपका क्या है? असत्य है या सत्य है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब देना है कि गुरु शिष्य परंपरा केवल चार दीवारी के अंदर ही सीमित तो नहीं न है।
तो ये कथन है जो सीमित नहीं है। ये क्या कह रहा है? नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये कथन सत्य है। यानी कि ये सत्य कैसे हुआ कि यह परंपरा जो है चार दीवारी से बाहर आ गया है। अब तो कोई भी सीख लेते हैं, कोई भी कहीं भी सीखते हैं। अब गुरु शिष्य परंपरा की बात इसमें नहीं रही है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, तो ये कथन हो गया आपका सत्य हो गया। समझ में आई बात? अगला प्रश्न है 9वां। इस गान में, मतलब ये सब जो गान आपके दिए गए हैं, इन सभी में क्या है कि पूछा जा रहा है कि कौन सा रविंद्र संगीत के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, रविंद्र संगीत के अंतर्गत कौन सा नहीं है, तो ये जवाब देना है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सी, जो है आपके इकाई वृंते दूटी कुसुम। ये बांग्ला भाषा लिखा हुआ है दोस्तों, ये बांग्ला में लिखा हुआ है आपको। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे तोमारो असीम प्रणमन लॉय। ठीक है, ये जो है ये तो है। यहाँ पे बी नंबर का देखिए, उरे भाई फागुन लगेचे, ये भी है। और उरे गृहवासी खोल घार खोल। ठीक है, तो ये सभी हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो ये आपके नहीं है। ठीक है, ये आपका रविंद्र संगीत से संबंधित नहीं है। आप तीनों को याद कर लीजिए कौन कौन सा है। बांग्ला भाषा है थोड़ा सा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है कि क्या पूछा जा रहा है कि दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं। तो बात करें ले दादरा ताल की, तो इसमें मात्रा कितने होते हैं दोस्तों? तो दादरा में मात्रा की हम बात करें तो मात्रा 6 मात्रा की ताल है। ठीक है, 6 मात्रा की ताल है। और विभाग की बात कर ले तो कितने विभाग इसमें 2 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ने धमार ताल के विभाग में किस रूप से पुनर्व्यवस्थित किया है। तो रविंद्र संगीत में जो धमार ताल है, तो रविंद्र संगीत में क्या हुआ कि उसको पुनर्व्यवस्थित किया गया है। तो वो कैसा है, उसका कौन से विभाग में, कितने विभाग में उसको किया गया है। देखिए विभाग की बात कर ले तो यहाँ पे 5 विभाग बताए गए हैं। जवाब ये हो जाएगा आपका सही, 3 2 2 3 4। कितने विभाग? 5 विभाग में आपके धमार ताल को व्यवस्थित किया गया है। पहला विभाग में 3 मात्रा, दूसरा में 2 मात्रा, तीसरा विभाग में 2 मात्रा, चौथा विभाग में 3 मात्रा और 5वां विभाग में 4 मात्रा। इस तरह से पुनर्व्यवस्थित किया गया है। प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको चाहें तो आप बहुत बढ़िया से इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न है, रूपकड़ा ताल में कितने खाली होते हैं। अगर खाली की हम बात करें रूपकड़ा ताल में, तो उसमें कितने खाली? उसमें 3 खाली होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो रविंद्र संगीत के प्रसिद्ध शिक्षक एवं गायक कौन थे। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? जवाब हो जाएगा शैलजा रंजन माजुमदार। ये प्रसिद्ध शिक्षक भी थे और प्रसिद्ध गायक भी थे। किसके? रविंद्र संगीत के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कटप्यादी संख्या का प्रयोग होता है, किस लिए होता है बताना है। कटप्यादी संख्या का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये होता है 72 मेलकर्ता योजना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कटप्यादी संख्या का। ठीक है, ये जो दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा बीपीएससी लेवल का भी प्रश्न है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस ऐसे जो है प्रश्न बीपीएससी द्वारा ही पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग के लिए पेपर 2 वाले हैं तो वहाँ भी आप लोग पढ़ते रहिए, और बीपीएससी वाले हैं तो वो भी आप लोग देखते रहिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि कामवर्धनी के समरूप कौन सा थाट है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट वही है। कामवर्धनी को दक्षिण का कामवर्धनी उत्तरी संगीत में क्या कहलाता है, बस यही प्रश्न है। लेकिन घुमाया कैसे है, तो बस यही घुमावदार आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा। तो बस कुछ नहीं, आपको क्या लगाना है, पूर्वी लगा देना है। क्या हो जाएगा? पूर्वी। कामवर्धनी को क्या बोलते हैं? पूर्वी। बिलावल को शंकर। ठीक है, बिलावल को क्या बोलते हैं वहाँ पे दक्षिण संगीत में? धीर भरण शंकरा। खमाज को क्या बोलते हैं? खमाज को क्या बोलते हैं भाई? काफी को क्या बोलते हैं? काफी को बोलते हैं खरहर पिया। ठीक है, और खमाज को क्या बोलते हैं? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि खमाज को क्या कहा जाता है दक्षिण संगीत पद्धति में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाटापी गणपतिमम की रचना किसने की। वाटापी गणपतिम की रचना किसने की? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, इनका पूरा नाम जो था पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, ये दक्षिण के थे। अगला प्रश्न है, धा किट तकिट इनमें से किनके बोल हैं। तो आप बोल को समझिए, यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है धा किट तकिट तका, धा किट तकिट तका किनके बोल हैं। तो ये बोल दोस्तों आपके हो जाएंगे किनके? पखावज के बोल हैं। थोड़े से क्या होता है दोस्तों कि कभी कभार बोल भी पूछ दिया जाता है, इसलिए बोल को भी भूलना नहीं है, उसको भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि तड़ान
तड़ान का न वर्ण कहाँ बजता है? अगर आप बजाएंगे, एक बोल बजाएंगे तड़ान, तो तड़ान का जो न वर्ण है वो कहाँ पे बजेगा? तो वो बजेगा, आपके सही जवाब हो जाएगा चांटी पर। ठीक है, तड़ान कहाँ बजेगा? तड़ान का न वर्ण, न जो होता है वो चांटी पर बजता है। ठीक है, न तड़ान का न चांटी पर बजता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली घराने के सुप्रसिद्ध तबला वादक इनमें से कौन है? तो दिल्ली घराने की बात हो रही है तो संस्थापक की बात कर ले तो क्या हो जाएगा आपका? उस्ताद क्या हो जाता है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। उस्ताद सिद्धार खां। तबला के लिए सिद्धार खां ही है ना, तो दिल्ली घराने के लिए। वैसे आपको दिल्ली अगर देखे तो वहाँ पे मिलेगा क्या? तानरस देखने को मिलेगा। तो यहाँ बताना है कि तबले घराने के, ये दिल्ली घराने के सुप्रसिद्ध तबला वादक, तो वो आपके हो जाएंगे कौन? लतीफ़ अहमद। ये सुप्रसिद्ध तबला वादक है दिल्ली घराने के, याद रखिएगा। प्रश्न भी बने अगर कि लतीफ़ अहमद किस घराने से हैं, तो बताना है दिल्ली घराने से हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि तबला या पखावज की पूड़ी में कितने घर होते हैं? तो दोस्तों घर होते हैं कितने? इसमें 16 जो होते हैं घर होते हैं। अगर यहाँ पे घर न लिख के यहाँ पे अगर आपको छिद्र भी लिख दे तो भी यही आपको जवाब देना है 16। तबले या पखावज की पूड़ी में कितने छिद्र होते हैं? तो 16 छिद्र होते हैं या 16 घर होते हैं, उसी को घर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रबंध प्रबंध के प्रबंध के एक दूसरे भाग को क्या कहते हैं? प्रबंध के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? तो प्रबंध का जो दूसरा भाग होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मेलापक। क्या कहलाता है? मेलापक। पहला क्या होता है? पहला होता है उद्ग्राह, दूसरा होता है मेलापक, तीसरा होता है ध्रुव, ठीक है, और चौथा होता है संचारी। ये आपके संचारी चौथा हो गया, उद्ग्राह पहला हो गया, और ये आपका मेलापक दूसरा हो गया, और ध्रुव आपका तीसरा हो गया। तो इस तरह से ये होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, देख लेते हैं कि बड़े गुलाम अली खां अपनी बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग करते थे? यानी कि ये स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बड़े गुलाम अली खां का उपनाम क्या है, बस सिंपल समझिए। तो बड़े गुलाम अली जो थे, जैसे कि हम आपको बताए थे, नाम और उपनाम वाला जो हम सेशन करवाए थे वहाँ पे, तो बहुत आसानी से बताए थे कि गुलाम से गुलाब समझना है। क्या समझना है? गुलाब। ठीक है, और गुलाब कैसे कैसे होते हैं? तो ये भैया ये सब रंग में होते हैं, क्योंकि गुलाब आजकल उजले भी होते हैं, गुलाबी भी होते हैं, लाल भी होते हैं, तो ये सब क्या है? गुलाब। तो यानी कि सब रंग में मिलते हैं। तो भैया हमारे गुलाम अली जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? वो सब रंग में हो जाएंगे। ठीक है, तो संबंध हो जाएगा आपका सब रंग। तो इनका उपनाम क्या हो गया? बंदिशों में किस नाम का प्रयोग करते थे? सब रंग का। राम रंग इनका नाम है, तो रामेत्र झा। प्रेम रंग ये आपके कौन हो गए? उस्ताद फैयाज खां। अख्तर पिया वाजिद अली शाह। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि ताल प्रकाश के लेखक कौन है? तो ताल प्रकाश के जो लेखक हैं वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं भागवत शरण शर्मा। ताल प्रकाश के लेखक भागवत शरण शर्मा जो हैं वो ताल प्रकाश के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस ग्रंथकार ने शुद्ध स्वरों की स्थापना सर्वप्रथम 4-3-2 4-4-3-2 पर की है? तो बताना है 4-3-2 4-4-3-2 ये किनके द्वारा? तो ये आपके भरत के द्वारा बताया गया है। ठीक है, ये षड्जग्राम की श्रुति स्वर व्यवस्था है। ठीक है, ये षड्जग्राम की है, 4-3-2 4-4-3-2। तो याद रखना है, ये षड्जग्राम की श्रुति स्वर व्यवस्था है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो घराना बताना है, तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध यहाँ आपके किराना घराना से हो जाएंगे। अगर बात कर ले पंडित भीमसेन जोशी के गुरु की, तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? सवाई गंधर्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? सवाई गंधर्व। और एक प्रश्न बनता है दोस्तों, याद आ गया यहाँ पे आपको, एक प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन ऐसे संगीतकार थे जो घराना पद्धति को मान्यता नहीं दिए? ठीक है, घराना पद्धति को मान्यता नहीं दिए, तो वो हो जाते हैं आपके कुमार गंधर्व। ठीक है, वो कुमार गंधर्व। एक्स्ट्रा प्रश्न ये आपको याद रखना है। कुमार गंधर्व जो थे वो संगीत के घरानों से संबंधित नहीं थे, उन्होंने घरानों को कभी मान्यता नहीं दिया, ये कुमार गंधर्व जी। बाकी सवाई गंधर्व तो आपको जैसे कि बताए किराना घराना, जब करीम खां के गुरु थे तो वहीं थे। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि वैदिक कालीन वाण वाद्य में कितने तार प्रयुक्त होते थे? तो वैदिक कालीन की अगर बात हो रही है, अगर बात करें आपकी वाण वाद्य की, तो कितने वाण वाद्य जो थे वहाँ पे प्रयुक्त होते थे उसमें तार? तो तारों की बात कर ले तो यहाँ पे कितने तार?
100 तार प्रयुक्त होते थे। कितने? 100 तार प्रयुक्त होते थे। ठीक है, 100 तार। वैदिक कालीन वाण वाद्य में कितने तार प्रयुक्त होते थे? तो 100 तार प्रयुक्त होते थे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राग के 13 लक्षण बताए गए हैं? देखिए, राग के 13 लक्षण, जाति के 13 लक्षण और जाति के 10 लक्षण की बात नहीं, यहाँ पे है राग के 13 लक्षण की बात हो रही है। ठीक है, किस ग्रंथ में है? तो बताना है ग्रंथ का नाम, संगीत पारिजात। इसके लेखक कौन है? अहोबल। ठीक है, इसके लेखक अहोबल जी जो हैं, उन्होंने ही बताया है कितने राग, ये राग के 13 लक्षण के बारे में बताया है। किसमें? संगीत पारिजात में। बृहदेशी के लेखक कौन है? मतंग। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत। संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव। और 13 लक्षण किसने बताए? तो संगीत पारिजात में। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर का है कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो सॉरी दोस्तों, राज तरंगिणी अगर बोलेंगे तो वो कल्हण हो जाएंगे उसके लेखक, लेकिन यहाँ पे है राग तरंगिणी। राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राग तरंगिणी के लेखक जो हो जाते हैं वो कौन हो जाएंगे? वो पंडित लोचन जी हो जाएंगे। इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है कभी, तो याद रखिएगा, पंडित लोचन झा। ठीक है, पंडित लोचन झा। ये पुराने जमाने वाला झा आप देखे थे ना, याद होगा। चलिए ऐसे लिखते हैं झा, पंडित लोचन झा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदात्त स्वर किन गंधर्व स्वरों से संबंधित है? तो किन गंधर्व स्वरों से संबंधित है? उदात्त की बात हो रही है तो उदात्त आपके संबंधित है ग और नी स्वर से संबंधित है। अगर उदात्त की बात कर हो गई, अगर हम बात कर ले आपके ये स्वरित की, तो स्वरित में क्या हो जाता है? स्वरित में आपके हो जाते हैं सा, म और प स्वर हो जाते हैं कहाँ? स्वरित में। और ग नी हो जाते हैं कहाँ? उदात्त में। और अनुदात्त की बात कर ले तो अनुदात्त में आपके हो जाएंगे रे और ध, ये हो जाएंगे अनुदात्त में। ठीक है, अनुदात्त में, लेकिन उदात्त में ग और नी। चलिए अगला प्रश्न है जो 30 नंबर का इस सेट का जो लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या है, सामवेद में कितनी भक्ति है? तो सामवेद में भक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो सामवेद में 5 भक्ति बताए गए हैं। ठीक है, सामवेद जो है संगीत का जनक किसको माना जाता है? संगीत के जनक जो है वो सामवेद को ही माना जाता है। संगीत का जनक माना जाता है। और सामवेद की अगर हम बात कर ले तो इसके कितने 2 भाग हैं, एक आर्चिक संहिता और दूसरा गान संहिता। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि सामवेद में कितने भाग हैं, तो 2 भाग बताना है, आर्चिक संहिता और गान संहिता। ठीक है, तो ये थे दोस्तों, इस तरह से आपके 30 प्रश्न जो है आपके क्लियर हुए। मेरे ख्याल से आज का जो प्रश्न था बहुत अच्छा प्रश्न था और आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस प्रश्न को करने के लिए। तो चलिए फटाफट जो आप लोग कमेंट कीजिए मुझे, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि यह सेशन आपको कैसा लगा और इसमें आपने कितना सही किया, कितना आपको याद था। ठीक है, तो सेशन के बारे में स्पष्टली रूप से डायरेक्ट आप कमेंट कीजिए, फटाफट मुझे बताइए कि कैसा लगा सेशन। तो मिलते हैं आपसे फिर से अगले सेशन में कुछ और प्रश्नों के साथ। ठीक है, इजाज़त चाहते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।